नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैं कभी नहीं भूल सकता कि इस संकट की घड़ी में जब हमारा नेशनल चैनल बंद किया गया, देश और दुनिया के तमाम लोग किस तरह हमारे साथ खड़े रहे। जज साहब ने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था और मौखिक ऑर्डर कर दिया था, चैनल खोल दिया जाए। लेकिन आज लिखित में आदेश आ गया और 50,000 से ज़्यादा वीडियो में सरकार को लगा सिर्फ 26 वीडियो ऐसे हैं जो नहीं दिखाए जाने चाहिए। हालाँकि सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि वो 26 वीडियो कौन से हैं और उसमें गलती क्या है। आप सबका दिल से आभार। चैनल शायद 1 या 2 दिन के अंदर यूट्यूब शुरू कर देगा। फिर हम लोग नेशनल चैनल चैनल पर पहले की तरह बातचीत करेंगे। अभय दुबे जी के संग आज मैंने बातचीत की है। सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो और खुद कुछ भी करो। शानदार बातचीत है, लेके चलता हूँ सीधा अभय दुबे जी के पास आपको। 4 PM पे बहुत-बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि आप विदेश बहुत घूमते हैं। जब मौका मिलता है तो आप घूमने चले जाते हैं विदेश में या देश में। तो प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया है कि अब आप विदेश-विदेश की यात्रा मत करिए। भाभी जी से कह दीजिए कि सोना-वोना ना खरीदें आप। भाभी जी शॉपिंग भी खूब करती हैं। तो सारे निर्देश मुझे तो जब कर रहे थे तो आप ही की याद आ रही थी कि आप ही के लिए जारी की है। बताइए सोना कितना सोना कितना सोना है गाना आया था पहले, आपको याद होगा तो। आपको तो खैर गाने याद ही रहते हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बोल रहे थे, उन्हें मैं आज दिन में देख रहा था। तो वो बार बार ये कहने का, एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कोई निर्देश नहीं दिया है, कोई हिदायत नहीं दी है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है, अनुरोध किया है प्रधानमंत्री ने। तो ठीक है, उनका सुझाव और अनुरोध स्वीकार है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई ऐसी चीजें हैं जिनका के इंपोर्ट किया जाता है, जो आयात की जाती हैं, सोना भारत में नहीं होता। एक एक तोला सोना जो भारत के बाजार में बिकता है, चाहे सरकार खरीदे चाहे हम और आप खरीदें, वो आयातित होता है। भारत में कोई सोने की खान नहीं है, कुछ नहीं। तेल, पेट्रोल और डीजल, 80% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल भारत में आयात होता है। अगर आप विदेश यात्रा करेंगे तब भी आप विदेशी इन सब चीजों को लाने में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जब आप अगर विदेश यात्राएं करेंगे तो विदेशी मुद्रा खर्च होगा। जो फर्टिलाइजर जो है वो उसका भी बड़ा हिस्सा आयात होता है, फर्टिलाइजर का, उर्वरक का, खाद का। तो वो उन्होंने कहा कि वो भी कम इस्तेमाल की जाए, वगैरह वगैरह, इस तरह करके उन्होंने राय दी है। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे एक सीधा सा कारण यह है कि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी के साथ कम हो रहा है, और विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से भारत भुगतान के संकट का शिकार हो सकता है, उसी तरीके से जैसा कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री हुए थे उससे पहले या उसके बाद में भारत हुआ था। उस तरह के संकट का शिकार हो सकता है भारत। अच्छा, अब सवाल यह है कि विदेशी मुद्रा आती कहां से है? विदेशी मुद्रा आप जो सामान विदेशों में निर्यात करते हैं उससे आती है विदेशी मुद्रा। भारत जो विदेश के बाहर जो भारतीय हैं वो जब वहां पैसा कमाते हैं और यहाँ परिवारों में अपना रेमिटेंस भेजते हैं, वहां से विदेशी मुद्रा आती है। ये दो विदेशी मुद्रा के बहुत बड़े स्रोत हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि प्रधानमंत्री पिछले 11 साल के शासन में भारत का निर्यात नहीं बढ़ा पाए। भारत का निर्यात बहुत कम है और आयात लगातार बढ़ रहा है। कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात प्रधान या निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन वस्तुतः ये आयात प्रधान और आयातोन्मुख अर्थव्यवस्था हो गई। विदेशी मुद्रा लगातार ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रही है, विदेशी मुद्रा की आमदनी लगातार घट रही है, और इसके ऊपर एक सबसे बड़ी आफत ये आ गई है जिसको प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते नहीं, छिपा जाते हैं, कि भारत की जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले उसमें तेजी से गिरावट आ रही है। वो तकरीबन 100 रुपए के पास पहुंच रही है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब 60-62 रुपए के आसपास रुपया होता था डॉलर के मुकाबले। अब आप सोचिए कहां कितने कितने प्रतिशत बढ़ गया है पूरा का पूरा। जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी 2014 से पहले 2013 में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 5 दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं थी उनको फ्रेजाइल इकोनॉमी घोषित किया था, यानी उनको दुर्बल अर्थव्यवस्था घोषित किया था। किस आधार पर? क्योंकि उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिर रही थी। भारत का
भारत का रुपया जो था वो 14% उसका डिवेल्यूएशन, उसका अवमूल्यन हो गया था डॉलर के मुकाबले। इसलिए आज डॉलर के मुकाबले नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, भारत का 30% से ज्यादा डिवेल्यूएशन हो चुका है। यानी आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि हम लोगों की मुद्रा कहां पहुंच गई है। तो इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था, मेरा मानना यह है कि 10 साल आप नरेंद्र मोदी के जोड़ दीजिए और 10 साल आप मनमोहन सिंह के जोड़ दिए, यानी पिछले 20 वर्ष में सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी हुई है। और इन्हें चूंकि चुनाव जीतने थे और चुनाव के दौरान ये तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकते थे, वो एक अलोकप्रिय कदम होता, लोग इनसे नाराज हो जाते, इनका पलीता लग जाता, इसलिए इन्होंने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। अब इन्हें तेल की कीमतें बढ़ानी है, क्यों? हरदीप सिंह पुरी 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि 1,000 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है। 1,000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हो रहा है, हरदीप पुरी कह चुके हैं। भारत बहुत जबरदस्त अर्थव्यवस्था संकट का शिकार हो गया है। इन्होंने एक मेक इन इंडिया एक उन्होंने योजना बनाई थी, जिसमें एक शेर वगैरह बनाया गया था, इसमें शेर में बहुत सारे यंत्र थे। वो इसलिए बनाया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत को एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाएगा, भारत एक्सपोर्ट से बहुत आमदनी करे। वो पूरी योजना इनकी फ्लॉप हो चुकी है। उसको ये नहीं बताते कि योजना हमारी फ्लॉप हो गई है और भारतवासियों को उपदेश दे रहे हैं। अब आप पर उपदेश कुशल बेहतर है। प्रधानमंत्री ने खुद क्या किया, इधर भारतवासियों को उपदेश दिया और उधर जाके वो एक रोड शो करने लगे। रोड शो में कितना पेट्रोल खर्च हुआ गुजरात में? रोड शो में क्या कर रहे थे भाई? कौन सी वो देश सेवा हो रही थी रोड शो में? प्रधानमंत्री देश सेवा करते रहते हर वक्त, वो एक कार पे खड़े हुए यूं यूं करके हाथ हिला रहे थे सबको। मुख्यमंत्री गुजरात के बगल में खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। तो सवाल ये, उससे कौन सी देश की सेवा हो रही थी? प्रधानमंत्री अपनी छवि चमका रहे थे हाथ हिलाकर। लेकिन आपको छवि चमकाने का सबको अधिकार है, आपको भी छवि चमकाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको वो तरीके खोजने चाहिए जिससे कि डॉलर से खरीदा जाने वाली कोई भी चीज खर्च ना हो। प्रधानमंत्री के रोड शो में कितने ढेर सारे वाहन थे, वहां पर पेट्रोल और डीजल जो है वो पानी बुरी तरीके से जल रहा था, बर्न किया जा रहा था पेट्रोल और डीजल। उसके बाद फिर वो उधर चले गए सोमनाथ में, वहां तरह तरह के जलाभिषेक और ये सब करने के लिए, धार्मिक कार्रवाई करने, धार्मिक राजनीति करने के लिए चले गए। वहां भी बड़े पैमाने पर जो ऐसी चीजें खर्च हुई, ऐसी चीजों का अपव्यय हुआ जो कि डॉलर खर्च करने से आती हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री और इस देश के तमाम मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के लोग, एमपी, एमएलए, इन सबके ऊपर सबसे पहले जिन ऑस्टेरिटी मेजर्स, जिन किफायत से रहने के लिए जो प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया है, वो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए जो कि सक्षम, सत्ताधारी, पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन चीजों का अपव्यय करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार पूलिंग कीजिए, तो प्रधानमंत्री के मंत्रालय के लोग कार पूल दिल्ली में करके क्यों नहीं आ सकते? वो क्यों अकेले एक सेठ की तरीके से एक बड़ी सी कार में बैठ के आते हैं? वो क्यों आते हैं? जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, जो कि संसद सत्र में भाग लेने के लिए आते हैं, वो तो सब एक कोई वेस्टर्न कोर्ट में बहुत से रहते हैं, सब एक ही जगह में रहते, एक ही इलाकों में रहते हैं। उन सबको कारपूल करके आना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लोगों के लिए, सरकार में भागीदारी कर रहे लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में सरकारें हैं, उन सबके लिए एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और उस एडवाइजरी में बताना चाहिए कि आप ये काम कल से करते हुए नजर आएंगे। आप अकेले कार में देखे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको कार पूलिंग करके आना चाहिए। और कई इस तरह के तरीके, आपको हवाई जहाज में यात्रा करना बंद कर दी, उससे टरबाइन फ्यूल जलता है। चलिए प्रधानमंत्री अभी विदेश जाएंगे, इटली जाएंगे, तो चलिए हम मान लेते हैं कि वो देश का काम करने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी इजाजत उन्हें दी जा सकती है कि वो देश का काम करना जाए, लेकिन वो रोड शो करने के लिए नहीं उनको इजाजत दी जा सकती प्रधानमंत्री को। जो देश की जनता को जो उपदेश दे रहे हैं वो सब उन्हें खुद भी करके दिखाना चाहिए। तो ये सब जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जाहिर है सब लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पाखंड है,
ये पूरा का पूरा इसके पीछे कोई भी किसी किस्म का कोई ऑस्टेरिटी या किफायत से रहने का कोई आग्रह नहीं है। ये सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई जा सके। मेरा अपना मानना और आकलन ये है कि कम से कम 16 से लेकर 20 या 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है और 125 रुपए के आसपास 115 से लेकर और 125 रुपए के आसपास पेट्रोल प्रति लीटर हो सकता है। इसी तरह डीजल की भी बहुत बड़े पैमाने पर कीमत बढ़ सकती है और ये काम जल्दी होने वाला है। उसी की आप आहट सुनिए प्रधानमंत्री के इन भाषणों में। अच्छा मुझे बताइए अभय जी, अगर डीजल बढ़ गया और पेट्रोल इतना बढ़ गया तो देश में क्या असर पड़ेगा? आम मध्यम वर्गीय परिवारों पर, आम आदमी पर, सब पे क्या असर पड़ेगा? फ्लाइट्स महंगी, ट्रेन महंगी, बस महंगी, क्या असर होगा? दिनचर्या कैसे प्रभावित होगी? देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का असर अलग तरह का होता है और डीजल की कीमत बढ़ने का असर अलग तरह का होता है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है, खासतौर से उन लोगों का जिनकी रोजी रोटी मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई है, जैसे गिग वर्कर्स है, उनकी रोजी रोटी मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई है। इसके बाद में वो लोग जो दफ्तरों में मोटरसाइकिल से काम करने के लिए जाते हैं, उन सबका इससे वो पेट्रोल से होगा। लेकिन डीजल की जब कीमत बढ़ती है तो उससे महंगाई, क्योंकि डीजल ढुलाई के काम आता है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर उससे महंगाई बढ़ती है डीजल। इसलिए एक अर्थशास्त्री ने सरकार को सलाह भी दी थी कि अगर आपको बढ़ाना भी है तो आप पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, डीजल के दाम बढ़ाने से परहेज कीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो डीजल के दाम बढ़ाने से अपने आप को रोक पाए या पेट्रोल के दाम बढ़ाने से अपने आप को रोक पाए। पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। एयरलाइंस जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर हवाई जहाज के किराए बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। अब प्रधानमंत्री कहते ये हैं भाई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कीजिए। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रेन। रेल है। ट्रेन से बड़ा तो, रेलगाड़ी से बड़ा तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आप रिकॉर्ड देखिए, एक साल में करीब 3.5 करोड़ टिकट जो थे ट्रेन के वो कैंसिल हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेन का भी भरपूर इस्तेमाल जितना होना चाहिए लोगों के आवागमन में वो नहीं हो रहा है और ट्रेन उस काम को करने में अक्षम है। तो जो पिछले 10-11 साल प्रधानमंत्री ने इन कामों में दिमाग खपाया ही नहीं, उनके मंत्री अक्षम हैं। जो जैसे अश्विनी वैष्णव हैं, उनके पास क्या योग्यता है जिसकी वजह से उनको रेल मंत्री बनाए रखा गया है? उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे से माना जाए कि रेल मंत्री बनने की उनके अंदर कोई विशेष योग्यता है। ये फिर भी उनको बना के रखा गया है रेल मंत्री। खुद प्रधानमंत्री का सारा समय झूठा नैरेटिव चलाने में जाता है। प्रधानमंत्री का सारा समय मुसलमानों को गाली देने में जाता है। प्रधानमंत्री का सारा समय विपक्ष को गाली देने में जाता है। जो बाकी समय बचता है वो अपने रोड शो में यूं करके वो हाथ हिलाते रहते हैं। और कितना मुग्ध हो आप जब प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, एक हाथ, आप उनके चेहरे फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा मजा उन्हें इस काम में आता है कि पब्लिक के सामने खड़े होकर वो यूं करके हाथ हिला रहे हैं। इससे देश की क्या सेवा होती है? हाथ हिलाने से। और उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं। अगर केवल प्रधानमंत्री के ऊपर फेंके गए फूलों का ही खर्चा जोड़ दिया जाए तो आप पाएंगे कि वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में होगा। आप सोचेंगे आप बहुत ही अजीब अजीब चीजें जोड़ने के बारे में बात कह रहे हैं। फूलों के भी खर्चे कहीं जोड़े जाते हैं? बहुत होता है फूलों का खर्चा। प्रधानमंत्री को पिछले 10 साल में जितना फूल उनके ऊपर फेंका गया है वो फूल खरीदा गया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जमीन से अपने आप निकल के उनके ऊपर कूद गया है फूल, या उनके ऊपर गिर पड़ा है फूल, या उनके ऊपर देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। तो प्रधानमंत्री बहुत ही खर्चीले प्रधानमंत्री हैं इस देश के। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी विदेश यात्राओं में, भारत में उनकी मीटिंगों में बहुत पैसा खर्च होता है। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह और दूसरे लोग कल से टीवी के ऊपर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री
जहाँ पे अभी एक कौन सा एक कार्यक्रम था, हाँ ये जो नहीं, हाँ भाटी साहब जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो बता रहे थे कि जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री गए तो उसमें कितनी ज्यादा कारें, कितने वाहनों का उसमें इस्तेमाल किया गया। एक एक बस में बैठ के 15-15 लोग आए। बताइए, एक बस जिसके अंदर 100 लोग तक बैठ सकते हैं, 80 लोग तक बैठ सकते हैं, उसमें केवल 15-15 लोग वहां बैठ के आए। अब कितना समझ रही है, कितना ईंधन की बर्बादी हो गई होगी। बच्चों को स्कूलों से जबरदस्ती बसों में भर भर के उस कार्यक्रम में लाया गया, हाथ हिलाने के लिए, प्रधानमंत्री के ऊपर फूल फेंकने के लिए। ये सारा जो प्रपंच और ड्रामा रचा जाता है, इसमें देश हित कौन सा होता है? कोई देश हित नहीं होता। अगर आपको वास्तव में एक किफायतशारी के साथ में सरकार चलानी है, खर्चा बचाना है, विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले खुद भी उसके लिए एक नमूना पेश करें। अच्छा, ये जो प्यारा प्यारा उद्बोधन था, सोना मत खरीदिए और ये मत करिए वो मत करिए, उसके अगले दिन घंटों तक गोदी मीडिया के चैनल दिखाते रहे कि प्रधानमंत्री जी सोमनाथ में उपासना कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की पूजा निजी नहीं होना चाहिए? देश को 3-3 घंटे तक प्रधानमंत्री जी की पूजा चैनल दिखा रहे हैं, सैकड़ों कैमरे लग रहे हैं, इस पे खर्चा नहीं हो रहा है, और अगले ही दिन ये पूजा का नाटक क्यों? कैमरों के बीच पूजा कौन करता है? नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने जाते थे तो कैमरों के बीच में जाते थे। नरेंद्र मोदी जब नदी के अंदर नौका विहार करते हैं तो 16-16, 26-26 कैमरे लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में बैठते हैं, कभी गेरुआ वस्त्र पहन के, कभी सफेद वस्त्र पहन के, तो वहां भी उनको वहां की कभी आपने पूजा करते हुए, आप भी पूजा करते होंगे, धर्मप्राण व्यक्ति हैं आप, तो क्या आपने आपके परिवार ने कभी तस्वीरें खिंचाई हैं पूजा करते हुए अपनी, या सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डाली हैं? प्रधानमंत्री का एक एक काम, कुछ ऐसे काम हैं जिनको करते हुए आप फोटो नहीं खिंचवा सकते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बाकी और जितने भी काम होते हैं, हर एक काम को, यहां तक के अपने घर में बैठ के वो मोर को दाना खिलाते हुए भी उन्होंने तस्वीर अपनी खिंचवा कर उससे प्रचार अपना करवा लिया। इतना प्रचार प्रिय और कैमरा प्रिय प्रधानमंत्री या किसी देश का नेता आपको कोई नहीं मिलेगा। सब लोगों की इस मामले में एक संयम होता है, एक सीमा है। नरेंद्र मोदी का ना कोई संयम है, ना कोई सीमा है इस मामले में। मैं एक बार फ्लाइट में आ रहा था लंदन से, मेरे पड़ोस में एक लड़की बैठी हुई थी, नौजवान, पढ़ाई कर रही थी। उसे बताया कि उसके ससुर अमेरिका गए कोरोना के टाइम में, तो कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाया, तो उन्होंने कहा, डाउट किया, बोले ये जो कोरोना के सर्टिफिकेट पे ये दाढ़ी वाला आदमी है, ये आपके ससुर हैं? ये तो शक्ल नहीं मिल रही। बोले नहीं, ये मेरे ससुर नहीं है, ये सर्टिफिकेट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बोले सर्टिफिकेट में इनकी फोटो क्या काम कर रही है, वो तो ससुर की होनी चाहिए। तो जब उसने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो छपती है, हैरान, बोले प्राइम मिनिस्टर का फोटो सर्टिफिकेट में क्या काम है? वो तो अच्छा होता है कि शमशान गिरे पे जाते हैं, जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, और सिर्फ उसी में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं होती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ ऐसे काम है जहां तस्वीर नहीं खिंचा सकते हो, और भी कुछ काम है इनकी तस्वीर नहीं खिंचा सकते आप जीवन के। मैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं, आप रहने दीजिए। अभी 3 घंटे पहले ऑर्डर आया, हाई कोर्ट से खुला है चैनल। ऐसी बातें करेंगे तो फिर खुल गया। लेकिन हाँ अभय जी, लंबी लड़ाई थी ये हाई कोर्ट में। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और बड़े बड़े वकील आए। सिर्फ 50,000 वीडियो में से 26 वीडियो सरकार को लगा कि इसमें आपत्ति है। माननीय न्यायमूर्ति जी ने अपने ऑर्डर में लिखा है, हमें बताया भी नहीं गया कि उन 26 में से आपत्ति क्या है। हम अगर पूछ रहे हैं कि मणिपुर में बलात्कार करके महिलाओं को नग्न घुमाना एक अपराध है, प्राइम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए, तो इसमें आपत्ति की क्या है? हम पूछ रहे हैं कि सोरेन स्वामी ने एपिस्टीन फाइल का जिक्र किया, सच क्या है, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो भी नहीं बताया। लेकिन अंततः सत्य में जयते। माननीय देश के कानून पर मुझे भरोसा था। चैनल आपके आशीर्वाद से खोलने का आदेश आज आ गया। मौखिक आदेश 3 दिन पहले कर दिया था जज साहब ने, आज ऑर्डर लोड हो गया और मुझे लगता है यूट्यूब अगले 24 घंटे में हमारा नेशनल चैनल खोल देगा। 2-2.5 महीने चैनल बंद रहा, लेकिन अंततः जीत सच की हुई है। मैं आपको भी बधाई देता हूं और अपने आप को भी बधाई देता हूं कि ये बढ़िया काम हुआ, और पूरी तरीके से न्यायमूर्ति के जिन्होंने ये आदेश दिया, मतलब उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने न्याय का, इंसाफ का पक्ष लिया
और मुझे यकीन है कि सरकारी वकील ने भी खूब जोरदार तर्क रखे होंगे, तरह तरह की बातें की होंगी। जाहिर है कि कोर्ट ने उनकी बातों को उचित नहीं माना और 4 PM के पक्ष में फैसला दिया। ये सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग जो सरकार के प्रति एक आलोचनात्मक रवैया अख्तियार करते हुए पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं, ये उसकी पीठ ठोकने जैसा है। ठीक बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक बहुत शानदार देश के इंसान का फ़ोन आया, कपिल सिब्बल साहब का फ़ोन आया और मैंने उनका जी, खुद से फ़ोन आया ऑर्डर आने के बाद में और मैंने उनका आभार किया कि मैंने कहा आप मेरे ऐसे अभिभावक हैं कि अगर आप नहीं होते शायद तो चैनल खुलता नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं संजय, तुम लोग जिस तरह से लड़े हो, झुके हो, झुकना मत। ये लड़ाई लंबी है और जब लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो चंद लोग ऐसे होंगे, चंद मीडिया संस्थान ऐसे होंगे जो लोकतंत्र की आवाज को कह रहे थे, लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। तो 4PM भी उसमें संजय से जी, एक मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ अभी, जो आपकी वजह से। कल शाम को मैं अपने एक मित्र की बेटी की शादी में गया था, मैं और मेरी पत्नी। बहुत भीड़ थी उसके अंदर। वो हमारे मित्र जो हैं वो अ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। मेरा उनसे बड़ा स्नेह है, एक बौद्धिक रक्त जब्त है उनके साथ में। हालांकि हम लोग टीवी भी कई बार भिड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के संबंध बड़े अच्छे हैं। उन्होंने अनुरोध किया, हम लोग उनके यहाँ गए। तो वहां पे मुझे भारतीय जनता पार्टी के मझोले स्तर के बहुत से नेता और कार्यकर्ता मिले। उनमें एक तो ऐसे मिले जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके और उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष स्तर के नेता भी मिले सब। और मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो सब लोग मुझे देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम तो आपके वक्तव्य लगातार 4 PM के ऊपर सुनते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग जो बातें करते हैं, मतलब ये पहली बार मुझे एक प्रत्यक्ष, ऐसा मैं सोचता था कि शायद ऐसा है, लेकिन ऐसा मुझे प्रत्यक्ष मतलब दिखाई पड़ा होते हुए। वरना क्या होता है कि हम लोगों को स्टेशनों पे, हवाई अड्डे पे ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनमें कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ उसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि विपक्ष की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, तो वो हमारी प्रशंसा वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा था। सत्तारूढ़ दल और उसकी राजनीति से जुड़े हुए लोग जो उसके यहाँ अच्छे ठीक-ठाक पदों के ऊपर हैं, सम्मानजनक पदों के ऊपर हैं, वो लोग जब इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो चर्चाएँ करते हैं आपके साथ में या जो भी जब भी मौका मिलता है 4 PM पे बोलते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी वो चीज़ें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी जाती हैं, सराही जाती हैं वो चीज़ें। इसका मतलब ये है कि उनके मन में भी काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, काफ़ी बेचैनियाँ हैं। उनके मन में भी कुछ ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में हो नहीं पा रहा है और वो मजबूर हैं। वो उनकी उनकी वो इच्छाएँ, जो दमित इच्छाएँ हैं, वो हम लोगों के वक्तव्यों को पूरा पूरा सुनने से पूरी होती हैं। बिल्कुल ठीक है ना भाई जी। दिल्ली पिछली बार जब गया था तो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के एक पदाधिकारी, पहले 5 नंबर में आता होगा उनका नंबर, हुँ, उन्होंने मुझे हुँ, फ़ोन करके कहा मैं मिलना चाहता हूँ। मैं कहा मैं दिल्ली कल आ रहा हूँ। मैं गया उनके पास चाय पीने। उन्होंने हुँ, मुझसे कहा कि देखिए ये सब बातें व्यक्तिगत हो रही हैं, वो आपसे मिलना चाहता था। और हुँ, उन्होंने एक लाइन कही, बोले पूरा जीवन हमने बीजेपी पे कुर्बान कर दिया। हुँ, हमें दुःख लगता है कि हम जिस विचारधारा के लोगों से लड़ते थे, भ्रष्टाचार के, कांग्रेस के, अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो सब के सब हमारी पार्टी में आके हमारी विचारधारा को दूषित कर रहे हैं। तो हुँ। मुझे लगता है कि 90% भाजपा इस बात से दुखी है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, जो एक विचार की बीजेपी थी, उसमें क्या काम है शुभेंदु अधिकारी का, जिसके घोटाले के जिक्र कुछ प्रधानमंत्री मजाक उड़ाते हैं? क्या काम है हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिसकी किताब बीजेपी छापती है भ्रष्टाचार की? और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाके कौन सी पार्टी बीजेपी की अपनी बौद्धिक आप ताकत कर सकते हो, आप सत्ता हासिल कर सकते हो, पूरे देश में परचम ये लहरा असल सकते में हो? है क्या? मैंने भी इन प्रश्नों के ऊपर सोचा है, आप भी सोच रहे हैं, हम लोग एक ही मुकाम पे खड़े हुए हैं। जो सत्ता है यहाँ पे एक सीमेंटिंग फोर्स का काम कर रही है। हुँ। देखिए, जिस दिन इन लोगों के पास सत्ता हिली, पूरी तरह जाने का सवाल नहीं, केवल एक संदेश निकला परिस्थिति से कि अब ये लोग सत्ता को नहीं रोक पाएंगे, उस दिन ऐसी भगदड़ मचेगी, इतनी मारामारी होगी, इतना विरोध होगा इन लोगों का, ऐसा लोगों का दबा हुआ गुस्सा फूटेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके यही लिए कोई यही है। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पार्टी के भीतर होगा, अच्छा, केंद्रीय अब केंद्रीय कार्यालय में होगा।
अब मुझे लग रहा है कि आपकी बात सुन के मुझे यकीन हो गया कि बार-बार 4 पीएम को बंद क्यों किया जाता है। हाँ। किसी और चैनल को ऐसे नहीं बंद किया गया कितनी बार जितना 4 पीएम को बंद किया गया, तो कारण यही होगा कि उनको लगता होगा कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और कहीं न पार्टी के अंदर भी इसकी घुसपैठ है चैनल की। तो बहुत मज़ेदार किस्सा मेरे एक मित्र हैं वो सूचना देखो, आयुक्त मैं थे और दूसरे उन्होंने चैनलों पे भी बोलता हूँ, मेरा भी एक चैनल है, उसका भी लोग ज़िक्र हाँ, कर रहे थे नई परख का, और दूसरे चैनलों पे भी मैं बोलता हूँ, पब्लिक वो इंडिया पे भी बोलता हूँ, अभी कि सबसे अभी ज़्यादा क्या 4 हुआ पीएम की चर्चा थी। सबसे ज़्यादा 4 पीएम की चर्चा थी। अभी क्या हुआ कि मुझसे एक मेरे मित्र हैं सूचना आयुक्त, उन्होंने बहुत लोगों ने मज़ेदार खूब किस्सा मेरे साथ सेल्फी, खूब तस्वीरें खिंचाई। अच्छी बात है। अच्छा वो अभी बड़ा मज़ेदार किस्सा आया कि एक मेरे मित्र ने सूचना आया तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं तुम्हारा 4 पीएम सुन रहा था तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो भी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि भई आप इस चैनल को मत सुना करिए। तो बोले मैंने कहा कि भई अब विरोध में बोल भी रहा है, सत्ता के खिलाफ बोला, पता तो चलना चाहिए क्या बोल रहा है, हुँ, तो इसमें सुनने में गलत क्या है? तो हुँ। बोले नहीं, नहीं गलत कुछ नहीं है लेकिन ये जो चैनल है ना, इसकी बातें सुन-सुन के मन बदलने लगता है। तो जो मन बदलने लगता है ना हमारे मुद्दों पे, वो तकलीफ देह है, इसीलिए बार-बार चैनल को बंद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सत्ता बदलेगी तो हम फिर सत्ता से सवाल पूछेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और पूरी बातचीत आपने सुनी। दोस्तों बताइए, अभय दुबे जी ने खुद बताया कि शायद वो राकेश सिन्हा जी की परिवार की शादी के ज़िक्र कर रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता आके उनको बता रहे थे कि 4 पीएम सुनते हैं, विचार करते हैं और शायद मोदी जी को लगा होगा कि 4 पीएम चैनल हमारी पार्टी में भी इतना लोकप्रिय होता जा रहा है, इसलिए बार-बार इसी चैनल को बंद करो। देखिए, देश में कोई चैनल ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 बार बंद बंद हुआ हो, कभी सुप्रीम कोर्ट से खुलवाना पड़ा, कभी हाई कोर्ट से खुलवाना पड़ा, लेकिन मैं लड़ा आप लोगों के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कपिल सिब्बल जी ने आदेश आने के बाद मुझे फ़ोन किया, मैंने उनका आभार व्यक्त किया। ऐसा शख्स देश में होना मुश्किल है, एक पैसा कभी मुकदमे का उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा संजय हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए साथ खड़ा हूँ, लड़ाई लंबी है, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो 4 पीएम का नाम ज़रूर लिखा जाएगा क्योंकि हम आम आदमी की आवाज़ उठा रहे थे, आम आदमी की आवाज़ को देश को सामने ला रहे थे। मैं सच में दिल से आपका आभार करता हूँ, आप करोड़ों लोग मेरी आत्मा हैं। आप लोग नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पर आता नहीं। दिल से आपका हाथ जोड़ के आपका हार्दिक अभिनंदन। ये प्यार बनाए रखिएगा। मैं ऐसे ही सच आपके सामने लाता रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया कमेंट करके मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।